नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपके सामने टॉपिक चल रहा था राजस्थान का अपोहा तंत्र। और अपोहा तंत्र में से 3 पार्टों में हमने बांटा था, जिसमें से पहले पार्ट का इसमें अध्ययन करेंगे आंतरिक अपोहा तंत्र। जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि राजस्थान का वो क्षेत्र जहां की नदियां बहकर समुद्र तक नहीं पहुंच पाती, रास्ते में ही समाप्त हो जाती हैं, उसे कहते हैं आंतरिक अपोहा। कभी क्वेश्चन आता है कि राजस्थान में सर्वाधिक अपोहा तंत्र किस प्रकार का है, आंतरिक है, अरब सागरीय है या बंगाल की खाड़ी। तो सर्वाधिक क्षेत्र पर हमारे राजस्थान में आंतरिक अपोहा का क्षेत्र फैला हुआ है। और कितना % है, तो ये लगभग हमारे राजस्थान का 60.2% भाग है। अर्थात इस पार्ट की नदियां समुद्र तक नहीं पहुंच पाती और इसका अधिकतर जो पार्ट है वो अरावली पर्वत के पश्चिम में आएगा। फिर कई बार क्वेश्चन आएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी आंतरिक अपोहा की नदी है या नहीं है। तो वहां भी आपको याद रखना है कि आंतरिक अपोहा में कौन कौन सी नदी है, तो उसे हम एक सेंटेंस में पूरा कर सकते हैं। काकासा में रुघरू गांव गया था। सेंटेंस है अपना, काकासा में रुघरू गांव गया था। इसमें आंतरिक अपोहा की महत्वपूर्ण नदियां आपकी शामिल हो जाती हैं। यहां रुघरू गांव गया था, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, हमारी नदियां यहां तक ही आएंगी। तो काकासा की मैं बात करूं तो कैसे बनेगा, मेरी एक नदी है जिसका नाम है कातली। दूसरी नदी कैसे बनेगी हमारी, काकनी। याद रखना दोस्तों, काकने को मसूर दी भी कहते हैं, 2 नाम है इसके, काकने भी कहते हैं और मसूरी भी कहते हैं। जो सा है, इस सा से जो नदी बनेगी वो है आपकी साभी। मैं से जो नदी बनेगी उसका नाम है मेंथा। रुघरू में 3 नदियां हैं। पहले रू से बनेगी रूपारेल, घ से बनेगी आपकी घग्गर और अगले रू से बनेगी आपकी रूपनगढ़। तो ये आंतरिक अपोहा की महत्वपूर्ण नदियां हैं। इसके अलावा अन्य सभी नदियां या तो अरब सागर में जाएंगी या आपके बंगाल की खाड़ी में जाएंगी। तो ये आपको याद रखनी है कि कौन कौन सी आंतरिक अपोहा में आएंगी, कांतली, कांकने, साभी, मेंथा, रूपारेल, घग्गर और रूपनगढ़। इन आंतरिक अपोहा में भी अगर कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, एक बार सबसे बड़ी आंतरिक अपोहा में सबसे बड़ी कौन सी है, तो घग्गर है। लेकिन पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे बड़ी आंतरिक अपोहा में कौन आएगी, तो सबसे बड़ी आएगी आपकी कातली। अब इनका एक एक का अध्ययन करते हैं। तो पहली नदी हम इनमें से लेते हैं घग्गर। आंतरिक अपोहा में जो सबसे महत्वपूर्ण नदी एग्जाम की दृष्टि से है वो आपकी घग्गर नदी है। आंतरिक अपोहा में सबसे बड़ी है। घग्गर नदी की अगर हम बात करें तो भारत के सबसे उत्तरी भाग में हिमालय पर्वत स्थित है और हिमालय पर्वत में एक दूसरे के समानांतर चाप के आकार में 3 पर्वत श्रेणियां फैली हुई हैं, आपको याद हो तो। सबसे पहले आती है महान हिमालय, उसके बाद आती है आपके लघु हिमालय और तीसरी जो सबसे नीचे है उसका नाम है शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय, इस शिवालिक हिमालय पर हिमाचल प्रदेश में एक पहाड़ी है। शिवालिक हिमालय पर हिमाचल प्रदेश में एक पहाड़ी है, उस पहाड़ी का नाम है कालका। कालका की पहाड़ी किस पर्वत श्रेणी में है, तो शिवालिक में है। किस राज्य में है, तो ये राज्य होगा हमारा हिमाचल प्रदेश। इस कालका की पहाड़ी से एक नदी का उद्गम होता है जिसे आप घग्गर के नाम से जानते हैं। यहां से निकलने के बाद हिमाचल प्रदेश से पंजाब और पंजाब से हरियाणा, 3 राज्यों में बहने के बाद ये हमारे राजस्थान को टच करेगी। और राजस्थान में जहां ये प्रवेश करेगी वो आपके जिला जो रहेगा वो है आपके हनुमानगढ़ जिला। तहसील रहेगी टिब्बी और जिस स्थान से प्रवेश करेगी उस जगह का नाम है तलवाड़ा। तो राजस्थान में प्रवेश घग्गर नदी का कभी पूछा जाए तो हनुमानगढ़ जिले में तलवाड़ा याद रखना है। तलवाड़ा यहाँ एक झील का नाम भी है जो कि सबसे नीचा स्थान राजस्थान का कहलाता है। यहां से नदी आगे बढ़ेगी हनुमानगढ़ में और यहां से आगे बढ़ने के बाद यहां नदी के किनारे एक दुर्ग स्थित है, उस दुर्ग का नाम है भटनेर का दुर्ग।
जो कि राजस्थान का सबसे पुराना दुर्ग भी माना जाता है। भाटी राजपूतों से संबंधित था ये। भटनेर का दुर्ग और भटनेर के दुर्ग के पास ये समाप्त हो जाएगी। यानी कि कालका की पहाड़ी से निकली, पंजाब और हरियाणा में बहते हुए राजस्थान के हनुमानगढ़ में प्रवेश करी और कालका की पहाड़ी से निकलने के बाद भटनेर के पास आके लुप्त हो गई। लेकिन अगर किसी साल वर्षा अधिक हुई तो फिर ये अगले जिले में प्रवेश कर जाएगी, श्री गंगानगर में। और श्री गंगानगर में एक जगह है जिसका नाम है सूरतगढ़। अधिक वर्षा की स्थिति में, वे सामान्य वर्षा की स्थिति में तो केवल हनुमानगढ़ में बहेगी, लेकिन अगर अधिक वर्षा आई तो आगे बढ़ेगी और आगे बढ़ते हुए सूरतगढ़ में तक पहुंच जाएगी। सूरतगढ़ श्री गंगानगर में, अर्थात घग्गर नदी राजस्थान के 2 जिलों में प्रवाहित होती है, हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर। कहां समाप्त होगी? तो सूरतगढ़ के पास समाप्त हो जाएगी। लेकिन यदि किसी साल नदी के अपवाह क्षेत्र में बाढ़ ही आ गई तो बाढ़ के साथ इसका पानी आगे बढ़ेगा और अंतरराष्ट्रीय सीमा को पार कर पहुंच जाएगा पाकिस्तान में। और पाकिस्तान में ये जिस स्थान तक बाढ़ की स्थिति में चली जाएगी उस जगह का नाम है फोर्ट अब्बास। ये क्वेश्चन एक बार आरएस प्री में पूछा जा चुका है कि बाढ़ की स्थिति में घग्गर का पानी कहां तक चले जाता है। तो बाढ़ की स्थिति में घग्गर कहां तक प्रवाहित हो जाती है? फोर्ट अब्बास तक। और जैसे ही पाकिस्तान में प्रवेश करेगी नदी का नाम चेंज हो जाएगा। यहां इस नदी को जाना जाएगा हकरा के नाम से। कभी क्वेश्चन आता है कि घग्गर नदी को पाकिस्तान में किस नाम से जाना जाता है? तो यहां इसे कहते हैं हकरा। तो दोबारा आपको याद रखना है कि हिमाचल प्रदेश में कालका की पहाड़ी से निकली, पंजाब और हरियाणा में बहने के बाद हनुमानगढ़ में प्रवेश किया, हनुमानगढ़ से आगे बढ़ के श्री गंगानगर गई और बाढ़ की स्थिति में पाकिस्तान में फोर्ट अब्बास तक पहुंच गई, जहां इसे हकरा के नाम से जाना जाता है। हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर में जहां ये नदी बहती है उस बेसिन को, ये राजस्थान के अर्धशुष्क मरुस्थलीय भाग में भौतिक प्रदेश में आएगा। और इस क्षेत्र को जहां ये नदी बहती है उसे हम कहते हैं, या तो उसी को कहते हैं नाली, या उसी का दूसरा नाम है पाठ प्रदेश। नाली भी कहा जाता है और पाठ प्रदेश भी कहा जाता है। ये नदी कई उपनामों से जानी जाती है। नदी के उपनाम भी फेमस हैं जो आपको याद रखने हैं। उपनाम क्या है? तो इस नदी को कहा जाता है मृत नदी, इसी नदी को कहा जाता है दृश्यद्वती, इसी नदी को कहा जाता है नट नदी, इसी नदी को कहा जाता है लेटी हुई नदी, इसी नदी को कहा जाता है सूतर नदी, और इसी नदी को कहा जाता है हकरा नदी। ये इस नदी के उपनाम हैं। मृत नदी, दृश्यवती, नट, लेटी हुई, सोतर और हकरा के नाम से भी इसे जाना जाता है। यदि हम प्राचीन काल की बात करें तो ऋग्वैदिक काल में जो घग्गर नदी थी ये आंतरिक अपवाह में शामिल नहीं की जाती थी, बल्कि हिमालय से निकलकर ये नदी अपना पानी लेकर जाती थी अरब सागर में। और यहाँ से जब ये आगे यहाँ जैसलमेर से होकर बहकर नीचे की ओर जाती थी तब इस नदी का नाम था आपकी का सरस्वती। तो कभी क्वेश्चन आता है कि घग्गर नदी किस नदी का अवशेष मानी जाती है? तो सरस्वती। अब चूंकि लुप्त प्राय रहेगी इसीलिए हमने इसको प्रत नदी कहा है। तो ये सरस्वती नदी का अवशेष मानी जाती है। जो हनुमानगढ़ में घग्गर नदी का बेसिन है, यहाँ एक सभ्यता का विकास हुआ है और उस सभ्यता का नाम है आपकी का कालीबंगा। कालीबंगा सभ्यता। और इसी के पास में एक और सभ्यता खोजी गई है जिसे हम पीलीबंगा के नाम से जानते हैं। तो कालीबंगा और पीलीबंगा सभ्यता हैं जो आपके हनुमानगढ़ जिले में किस नदी के किनारे हैं? तो घग्गर नदी के किनारे हैं। कालीबंगा को हमारे कई इतिहासकार खासकर दशरथ शर्मा जी ने आपके सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी भी कहा था। पहले तो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा और उसके बाद कालीबंगा। कालीबंगा इसका नाम इसलिए है कि यहाँ काली रंग की चूड़ियाँ। बाकी ये इतिहास का पॉइंट है, आपको यहाँ इतना ही याद रखना है कि कालीबंगा और पीलीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ में है और किस नदी के किनारे स्थित है? तो घग्गर नदी के किनारे। घग्गर नदी की अगर हम लंबाई की बात करें तो फिक्स रहती नहीं है, अलग अलग समय में अलग अलग, फिर भी इसकी एवरेज जो लंबाई मानी गई है वो है आपके 465 किलोमीटर। 465 किलोमीटर लंबाई इसकी टोटल मानी गई है। और इसके बाद में इससे एक क्वेश्चन और कई बार पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी नदी है जो राजस्थान की एकमात्र अंतरराष्ट्रीय नदी है, अर्थात जो एक से अधिक देशों में बहती है? तो वो घग्गर नदी है। राजस्थान की सभी नदियों में सर्वाधिक राज्यों से कौन सी नदी बहती है? तो घग्गर। घग्गर का प्रवाह क्षेत्र 4 राज्यों में है,
हिमाचल प्रदेश से निकलेगी, उसके बाद पंजाब, फिर हरियाणा और फिर राजस्थान। अर्थात एकमात्र नदी जो 4 राज्यों से और साथ ही साथ दूसरे देश यानी कि पाकिस्तान से होकर भी प्रवाहित होती है। और लास्ट क्वेश्चन इसके बारे में कि राजस्थान में उत्तर दिशा से प्रवेश करने वाली एकमात्र नदी कौन सी है? उत्तर दिशा से यही नदी प्रवेश करेगी, बाकी कोई नदी उत्तर दिशा से प्रवेश नहीं करेगी। बाकी नदियां आपकी दक्षिण पूर्वी पार्ट से आएंगी या दक्षिण से आएंगी। तो राजस्थान में उत्तरी दिशा से प्रवेश करने वाली एकमात्र नदी भी कभी पूछी जाए तो वो आपकी घग्गर नदी है। और आंतरिक अपोहा की नदियों में, सभी नदियों में सबसे बड़ी पूछी जाएगी तो भी आंसर आपका घग्गर रहेगा। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको घग्गर नदी से संबंधित हैं जो याद रखने हैं। बाकी नदियां जो आंतरिक अपोहा की वो छोटी छोटी हैं, उनकी अभी चर्चा करते हैं। आंतरिक अपोहा की नदियों में बात करें तो कातली भी एक महत्वपूर्ण नदी है। और कातली जो है, इस नदी की अगर हम बात करें तो ये आपके शेखावाटी क्षेत्र की एकमात्र नदी है। अर्थात ये नदी आपकी शेखावाटी क्षेत्र में बहती है। शेखावाटी में आपके 3 जिले थे, चूरू, सीकर और झुंझुनू। चूरू में कोई नदी है ही नहीं, और सीकर और झुंझुनू में बहने वाली जो नदी है वो आपकी कातली है। कातली नदी का उद्गम जो होता है, सीकर जिले में एक पहाड़ी है, उस पहाड़ी का नाम है खंडेला। खंडेला की पहाड़ी यहां से निकलती है और सीकर में बहने के बाद ये प्रवेश कर जाएगी झुंझुनू में, और झुंझुनू के बाद जैसे ही चूरू की सीमा आएगी समाप्त हो जाएगी। नदी की टोटल लंबाई जो है ये आपके है 100 किलोमीटर के आसपास है। और 100 किलोमीटर लंबी ये नदी राजस्थान में आंतरिक अपोहा में, पूर्णतः राजस्थान में, वैसे तो घग्गर है ही, लेकिन पूर्णतः राजस्थान आंतरिक अपोहा की जितनी भी नदी है उसमें पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली बड़ी पूछी जाएगी तो वह आपकी कातली नदी। कितने जिलों में बही? तो 2 ही जिले हैं आपके। सीकर से तो शुरू हुई थी और जाके समाप्त हो जाएगी आपके झुंझुनू में, जाके समाप्त हो जाएगी। 2 जिलों में बहती है। और सीकर और झुंझुनू में जहां आपकी कातली नदी प्रवाहित होती है उस क्षेत्र को कहा जाता है तोरावाटी। तोरावाटी के नाम से उसे जाना जाता है। सीकर में कातली नदी के किनारे पर एक सभ्यता का विकास हुआ है जिसे हम गणेश्वर की सभ्यता कहते हैं। गणेश्वर की सभ्यता एक ताम्रयुगीन सभ्यता थी जिसका विकास कातली नदी के किनारे हुआ है। और कातली नदी के किनारे की ये सभ्यता जो है आपके सीकर जिले में है। तो ये आपकी कातली नदी है। क्या क्या याद रखना है? तो एक तो शेखावाटी क्षेत्र की एकमात्र नदी है। अपोहा क्षेत्र को या अपोहा बेसिन को तोरावाटी कहते हैं। उद्गम पूछा जाए तो खंडेला की पहाड़ी सीकर से होता है। सीकर और झुंझुनू 2 जिलों में बहती है। और इसके किनारे जो सभ्यता विकसित हुई है वो है आपके गणेश्वर की सभ्यता, गणेश्वर की सभ्यता। ऐसी ही एक छोटी सी नदी यहां प्रवाहित होती है और इस नदी का नाम है आपकी का काकनी। काकनी नदी की अगर हम बात करें तो काकनी नदी का उद्गम जैसलमेर में एक गांव से होता है। उस गांव का नाम है कोटड़ी गांव। कोटड़ी गांव यहां से निकलती है और जैसलमेर में ही ये नदी मात्र 17 किलोमीटर बहने के बाद समाप्त हो जाएगी। एक जगह है जिसका नाम है भुज झील। लेकिन अगर किसी साल वर्षा ज्यादा आ गई तो थोड़ी आगे बढ़ जाएगी। और आगे कहां तक बढ़ जाएगी? तो मीठा खाड़ी, ये भी जैसलमेर में है। तो ये जो काकनी नदी है आपकी जैसलमेर की नदी है जिसका उद्गम कोटड़ी गांव से होता है और समाप्ति स्थल इसका भुज झील है। टोटल लंबाई इसकी 17 किलोमीटर है। और इस काकनी नदी को ही कई बार दूसरा नाम भी है, इसी को हम मसूरदी नदी भी कहते हैं। काकनी भी कहते हैं और काकनी के साथ साथ इसका दूसरा नाम भी है, इसे मसूरदी नदी भी कहते हैं। अगली जो आंतरिक अपोहा की महत्वपूर्ण नदी है उस नदी का नाम है आपकी का साबी। साबी नदी की अगर हम बात करें तो जयपुर में एक पहाड़ी है, पहाड़ी का नाम है सेवर की पहाड़ी। सेवर की पहाड़ी, यहां से ये नदी निकलेगी और यहां से निकलने के बाद ये अलवर पहुंच जाएगी जयपुर में बहने के बाद। और अलवर से ये हरियाणा, और हरियाणा में आपके गुड़गांव जो था उसे अब कहते हैं आपके गुरुग्राम, इसके आसपास पटौदी गुरुग्राम के आसपास जाके समाप्त हो जाएगी। सेवर की पहाड़ी से निकली और इस नदी का जो नाम है जो यहां से निकल के जा रही है वो नदी है आपकी साबी नदी। जयपुर में सेवर की पहाड़ी से उद्गम, जयपुर से निकलने के बाद अलवर में बहेगी और अलवर के बाद हरियाणा में जाके लुप्त हो जाएगी। साबी नदी टोटल बहती है आपके 185 किलोमीटर के आसपास। ये भी एक आंतरिक अपोहा की नदी है। अगली जो नदी है आंतरिक अपोहा की, उसका उद्गम सरिस्का के जंगल में होता है और सरिस्का के जंगल में एक जगह है जिसका नाम है उदयनाथ। उदयनाथ की पहाड़ी।
और इस उदयनाथ की पहाड़ी से नदी का उद्गम होने के बाद नदी आगे जाएगी और आगे जाके नदी का जो समाप्ति स्थल है वो जिला रहेगा आपके भरतपुर, यानी कि अलवर से निकली और भरतपुर में जाके समाप्त हो जाएगी। ये जो नदी आपकी है इस नदी का नाम है रूपारेल, रूपारेल नदी। सरिस्का में उदयनाथ की पहाड़ी से निकलेगी, अलवर में बहने के बाद भरतपुर में जाके समाप्त हो जाएगी। इस रूपारेल नदी को वराहा नदी और लसावरी नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो अन्य नदियों की बात करें तो यहां हमने एक नदी अभी पढ़ी थी आपकी कातली, शेखावाटी क्षेत्र में। अन्य नदी का नाम आपकी का काकनी या मसूरधी, एक नदी आपकी साबी और एक हो गई रूपारेल। इसके बाद राजस्थान के बीच के भाग में एक झील है, राजस्थान में खारे पानी की सबसे बड़ी झील, और उस झील का नाम है सांबर झील। इस सांबर झील में, जो कि जयपुर में स्थित है, 4 छोटी छोटी नदियां अपना जल आकर डालती हैं। उनका नाम है आपके का रूपनगढ़, मेंथा, खंडेला और खारी। ये चारों नदियां अपना जल जिस झील में ले जाकर डालेंगी वो है आपकी सांबर झील। तो ये भी आंतरिक अपोहा की नदियां हैं, यानी कि खारी, खंडेला, मेंथा और रूपनगढ़। मेंथा का उद्गम जयपुर में मनोहरपुरा क्षेत्र है, पहाड़ी वहां से होता है, और रूपनगढ़ का उद्गम किशनगढ़ से होता है। और ये चारों नदियां अपना जल, छोटी छोटी जो नदियां हैं, अपना जल सांबर झील में डालेंगी और ये भी आंतरिक अपोहा में शामिल की जाती हैं। इसके अलावा अन्य छोटी मोटी आंतरिक अपोहा की नदियां और भी हैं, जिनकी अगर हम बात करें तो एक नदी है जिसका नाम है कुकुंद। ये नदी आपके प्रवाहित होती है भरतपुर में, इसे भी आंतरिक अपोहा की नदी कहते हैं। कुकुंद के अलावा एक नदी है जिसका नाम है जोजरी, ये नदी प्रवाहित होती है आपके जोधपुर जिले में, ये भी आंतरिक अपोहा की नदी है। एक नदी है जिसका नाम है रोहिली नदी, ये प्रवाहित होती है आपके जैसलमेर में, ये भी आंतरिक अपोहा की नदी है। और इसके अलावा एक नदी का नाम है नीमेडा नदी, ये प्रवाहित होती है आपके बाड़मेर जिले में। तो ये भी छोटी मोटी नदियां हैं जो आंतरिक अपोहा में शामिल की जाएंगी। तो ये टॉपिक जो आंतरिक अपोहा की नदी का था, इसमें से सबसे महत्वपूर्ण तो घग्गर है ही है। घग्गर के अलावा आपके कातली हो गई, कातली के अलावा काकनी हो गई, काकनी के अलावा साबी और रूपनगढ़ हो गई, और ये सारी नदियां जो है आपके आंतरिक अपोहा में शामिल की जाती हैं। अगले वीडियो में हम अरब सागरीय अपोहा तंत्र की बात करेंगे।